चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावदिया मनीष चैनल पर। और मैं मनीष मुजावदिया आपके लिए आज लेकर आया हूँ जैव विकास मतलब बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, उसके हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी कोशिका का निर्माण। कोशिका का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में। ये मैं आपको जो बायोलॉजी और जूलॉजी के जो मिक्स एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं वो मैं इस बुक से आपको कवर करवा दूंगा, और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको 11वीं 12वीं की भी थ्योरी करवा दूंगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ऐसे वीडियो आपको कैसे लगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर वाइज। ये आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस ही थ्योरी है। इसके अलावा मैं 11वीं 12वीं की भी आपको करवा दूंगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है जैव विकास किसे कहते हैं, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। तो कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो कोशिका का निर्माण उत्परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे क्या हुआ है, वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूहों का निर्माण करने लगे। अनेक न्यूक्लियो प्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थ की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए। यह कोशिका निर्माण का पहला चरण था। कौन कौन थे इसमें समूह में, इस समूह का जो निर्माण किसने करवाया, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के समूह में कौन थे, एक तो जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थ की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए। अगला, कोशिका निर्माण के इस मत से क्या, कोशिका का निर्माण का जो इस मत से वैज्ञानिक का एक वर्ग सहमत नहीं था, जिसका मानना था कि न्यूक्लियो प्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ हैं। क्या है न्यूक्लियो मतलब एक वैज्ञानिक इससे समर्थ नहीं था। वो ये बोलना चाहता है कि जो ये न्यूक्लियो प्रोटीन है वो अत्यंत क्या है, अत्यंत जटिल पदार्थ हैं, जिसका निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इस कारण यह कहना है कि न्यूक्लियो प्रोटीन पहले बने और बाद में कोशिका का निर्माण हुआ, ये क्या है, ये आपका अतार्किक है। ठीक है। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कब हुआ था, लगभग 3 अरब वर्ष हुआ होगा। दक्षिण अफ्रीका की अवसादी चट्टानों में पाए गए बीजाणु यूबैक्टीरियस आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है, जिसे जीवन की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। ठीक है। उद्विकास का सिद्धांत, अब उद्विकास का सिद्धांत भी देख लेते हैं। जीवों के उद्विकास के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रमुख दिए गए हैं। उद्विकास का सिद्धांत दो हैं, उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। आपके सामने वो क्वेश्चन आया था कि आपके सामने अभी लेटेस्ट में जो मैंने 2007 से 2021 तक के क्वेश्चन कराए थे उसमें पूछा हुआ था कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, पूछा हुआ था। तो वो आपने बताया था सर डार्विन ने दिया था, डार्विनवाद, है ना। तो उद्विकास के सिद्धांत के दो हैं, उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत ये थे आपका लेमार्कवाद, और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है डार्विनवाद। ठीक है। चलिए, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने। ठीक है। ये पूरा इस लेमार्क के ऊपर, लेमार्क यह कौन थे, यह सिद्धांत 1808 में कब दिया गया था, 1808 में फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जेबी लेमार्क द्वारा फिलासिफिल जूलिक नामक अपने पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनता है कि यह सिद्धांत कब दिया गया था, तो यह सिद्धांत दिया गया था आपके 1808 ईस्वी में। फ्रांसीसी प्रकृतिवादी किसने दिया था, जेबी लेमार्क ने। कौन सी पुस्तक में, फिलासफिक जूलॉजिकल पुस्तक में। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना एवं व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है। इस कारण उन्हें कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित की गई ये विशेषताएं उनके संतानों में भी हस्तांतरित हो जाती हैं। ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो गया। अब आता है आपकी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, कब दिया था, डार्विनवाद है। अब किसने दिया था ये पूरा बता देते हैं। ये कौन थे, ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 ईस्वी ने अपनी पुस्तक कौन सी, मैंने आपको बताया था, दी ओरिजिन ऑफ स्पीस। देखो आया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रगतिवाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया था और किसने दिया था, तो ये दिया था आपके डार्विन भाई साहब ने। कौन सी पुस्तक थी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका सरल जीव से हुई है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित हैं। लेमार्क व डार्विनवाद में तुलना, इनकी तुलना भी देख लेते हैं। ठीक है, इनकी तुलना देख ले। पहले लेमार्कवाद के अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, और डार्विन के अनुसार यह सिद्धांत जीवों में किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता। ठीक है, नहीं आवश्यकता, चलो ये तो रहने दो, इनकी तुलना तो रहने दो, कोई बात नहीं। ये देख लेते हैं, ये दोनों इनके उदाहरण ये वाले। बीगल यात्रा, चार्ल्स डार्विन ने क्या, ये बीगल की यात्रा, ये बीगल है इनकी यात्रा। चार्ल्स डार्विन ने 1831-1880 के मध्य HMS बीगल नामक जहाज से अनेक महाद्वीपों की यात्रा की थी। इस यात्रा से प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान ने डार्विन के द्वारा उद्विकास के सिद्धांत का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवधारियों के गुण देख लेते हैं, ये क्या है। विश्व के सभी जीवधारियों में कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं जिनमें आधार पर निर्जीव पदार्थ से उनका विभेद किया जा सकता है। जीवधारी के कुछ प्रमुख गुण निम्न हैं। इसमें क्या है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये देखो, ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, ये डार्विन भाई साहब ने दिया था, है ना। और ये लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों को सिद्धांत। ठीक है, सजीवों के गुण, चलो सजीवों के गुण देख लेते हैं क्या क्या है। कोशिका संगठन, उपापचय, वृद्धि और विकास, आनुवंशिकता, संवेदनशीलता। फिर होता है श्वसन, पोषण, प्रजनन, समस्थिति। इसमें क्या है? कोशिका संगठन। यहाँ से कोशिका संगठन से एक लाइन के देख लेते क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोशिका संगठन, प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिका से निर्मित होती है। प्रत्येक जीव होता है, उसकी जो शारीरिक संरचना कोशिका से निर्मित होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कोशिका सजीव की कौन सी इकाई है? रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, श्वसन क्या है? श्वसन सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हेतु कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का क्या होता है? विघटन करते हैं तथा जैविक क्रियाएं हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उपापचय के बारे में भी देख लेते हैं। जीवों के शरीर में कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें आप कहते हैं उपापचय। पोषण, सभी जीव स्वपोषण अथवा परपोषण के माध्यम से अपने पोषण, अनुसरण तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पादप, शैवाल आदि स्वपोषी सजीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं अपने भोजन निर्मित करते हैं। जबकि क्या होते हैं? जबकि सभी जंतु परपोषी होते हैं जो पोषण की प्राप्ति हेतु स्वपोषी और अन्य परपोषी पर निर्भर होते हैं। प्रजनन भी आपको पता है, यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वह प्रजनन में सक्षम होगी। सजीव लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से अपने समान सजीवों को जन्म देता है। इस प्रकार वे अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखते हैं। आनुवंशिकता, सजीवों की आनुवंशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। समस्थानिक, सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात वे अपने शरीर के तापमान एवं विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखते हैं। ठीक है, संवेदनशीलता देख लेते हैं। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। चलो ये तो ये हो गई है ना। यहाँ से देखते हैं जीव विकास। जीव विकास अर्थात, हाँ अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है। जीव विकास, जीव विकास अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब हुआ था? अगर आपसे पूछ ले कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1801 ईस्वी में, किसने किया था? लेमार्क और टेविसन नामक वैज्ञानिक ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कितनी बार। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में हुआ था और लेमार्क और टेविसन नामक वैज्ञानिक ने किया था।
यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में से, मैं बताता हूँ आपको। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से है? तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द के संयोजन से मिला है, बायोस अर्थात जीवन तथा लोगोस अर्थात अध्ययन। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है। जो भी पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आप इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें 9753749986 पर, और मैसेज करके ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है बायो और लॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार जीव विज्ञान का अध्ययन अथवा जीवन का विज्ञान है। विज्ञान की यह शाखा जीव विज्ञान अथवा जैविक की विविध क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवों की संरचना, उनके वर्गीकरण तथा आनुवंशिक का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान में मुख्यतः दो शाखाएं में विभाजित किया गया। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की दो शाखा होती, एक तो आपके जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन, उसके जनक कौन है? अरस्तु। पेड़ पौधों का अध्ययन, इसके जनक है थियोपेट्स। आपके आता है जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो जीव विज्ञान की ही दो शाखाएं, जिसे हम दो वर्गों में, बायोलॉजी और जूलॉजी। ठीक है, तो ये आपके दो वर्ग, इसमें आपको मैं बायोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जीव विज्ञान का जो वर्गीकरण है, जीव विज्ञान वर्गीकरण है अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण है थियोपेट्स। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान मतलब होता है जूलॉजी। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जंतु में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सर्प आदि में शारीरिक संरचनाएं, उद विकास, वर्गीकरण, उनके व्यवहार तथा वैश्विक विकरण आदि का अध्ययन है। ठीक है, यूनानी विद्वान, यूनानी कौन थे? विद्वान थे। अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? आप सभी को पता है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने जीव विज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें जंतु इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें लगभग 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, विशेषताएं, जनता एवं अन्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी, उसमें से जो खास है वो कौन सी है? वो है आपकी जंतु का इतिहास। ठीक है, चलिए अगला बढ़ जाते हैं, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। चलिए इससे पहले हम बोटनी जो वनस्पति विज्ञान के ऊपर देख लें, तो उनके बाद इनकी शाखा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति के उद्भव, उनका विकास, उनके आकारिक प्रजनन, उनके वातावरणीय अनुकूलन, भौतिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु के शिष्य कौन थे? थियोपेट्स 327 से 287 ईस्वी पूर्व में अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, ये देखो हिस्टोरिया का नाम आया, हिस्टोरिया प्लांटरियम तथा आंध्र कॉलेज ऑफ प्लांट्स में वनस्पति को उनके आकार, स्थानिकता, प्रजनन के प्रकार एवं व्यवहारिक उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ से बहुत खास चीज़ें आपके सामने। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके जनक। जीव विज्ञान की शाखा और जनक। जीव विज्ञान अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के हैं अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के थियोपेट्स हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान के कौन हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर, जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच, प्रतिका विज्ञान के एडवर्ड जेनर, रुधिर परिसंचरण के विलियम हार्वे, कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक, आप सभी को पता है कोशिका विज्ञान के कौन है? रॉबर्ट हुक। कवक विज्ञान के एंडंग डी बेरी, है ना। उसके बाद पादप शरीर विज्ञान के स्टीफन हेल्थ, आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस, रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडरटीन, वर्गीकरण अथवा वर्गीकरण ये भी पूछा हुआ है, कैरोलस लिनियस। अंत स्त्राव विज्ञान के थॉमस एल्वा एडिसन, ये देखो अंत स्त्राव विज्ञान कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवांशिकता के भी पूछा हुआ बहुत बार। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखो आधुनिक आनुवांशिकता के कौन है? T.H. मॉर्गन। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी पालबर्ग। शैवाल विज्ञान के हैं आपके विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. आयरंग। भारतीय पारिस्थितिकी के हैं रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के हैं हिप्पोकेट्स। और जीवाश्मिकी के हैं लियोनार्डो दा विंची। और सूक्ष्मदर्शी के एंटी वान ल्यूमेनहॉक। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से खास सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, अभी देख लेते हैं, उसके बाद इधर आ जाते हैं।
सबसे पहले तो आपका जीव विज्ञान याद रखना है अरस्तु, जंतु विज्ञान भी अरस्तु, वनस्पति विज्ञान है थियोफेट्स, ये 3 तो ये रहा। सूक्ष्म जीव रेंदो, जीवाणु प्रतिरक्षा, रुधिर रुधिर परिसंचरण विलियन हार्वे, ये भी याद रखना है आपको। कोशिका विभाजन भी याद रखना है रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन भी याद रखना। कवक विज्ञान, पादप शरीर विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान भी याद रखना है कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान भी आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस। आनुवंशिकता भी आपको याद रखना है ग्रेगर मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकता TH मॉर्गन। ठीक है, ये सारे ठीक है। अब हम इसके बाद हम थोड़े और देख लेते हैं, उसके बाद हम ओहो उसके बाद तो आपके ये क्वेश्चन आंसर आ गए, ये चैप्टर आ गया आपके 20 एक क्वेश्चन है ना। चलो ये भी कर ही लेते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या बचा है अपने। बस ज़्यादा नहीं बचा है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा, ये आज पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक है। अभी तो 20 मिनट है, कोई बात नहीं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी, है ना। झाड़ियों, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके डेंट्रोलॉजी, आप सभी को याद है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है इकोनॉमिकल बॉटनी। सजावटी पुष्प का संवर्धन अध्ययन क्या कहलाता है फ्लोरिकल्चर, कल ही क्वेश्चन पूछे इसके बारे में मैंने आपको। जेनेटिक किसे कहते हैं, आनुवंशिकता विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है जेनेटिक कहलाता है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुँचने का अध्ययन क्या कहलाता है हेरेडिटी कहलाता है। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी, पादपों की आकर्षक आकरी संरचना को हम क्या कहते हैं प्लांट मार्कोलोमी, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद पेलियोबोटनी, पादप जीवाश्म का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, वेरी गुड, कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फार्मेकोलॉजी, औषधि पादपों का अध्ययन। फियोजोलॉजी, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। एग्रोलॉजी, फसल पादप का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी और उद्यान तथा पादप का संवर्धन का अध्ययन। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम विविध से उत्तकों का संवर्धन। जंतु विज्ञान की शाखा भी देख लेते हैं, थोड़ी सी और बची है। देखो मैं आपको मेरी तरफ से सारी फुल कोशिश कर रहा हूँ आपके अच्छे नंबर दिलाने के लिए, ठीक है। अब आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको कमेंट जरूर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अगर हमारे साथ जुड़ना है तो ज़रूर जुड़ें। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, ये मैं आपको NCERT के ही क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ सारी। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा एंटोनोमी, शरीर एवं विविध अंगों की संरचना का विवेचन द्वारा प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति को सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंटोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथ का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इसकी वंशागति का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन। मेमोलोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ये क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी, ये भी आता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। आर्टोलॉजी, दंत विज्ञान, ये भी आया था आपके क्वेश्चन, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। आर्नियोलॉजी, ये भी आया था आपके पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति लक्षण एवं कारकों का अध्ययन। रेडियोलॉजी, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टेक्सोनोमी, जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन। अब हम यहाँ पर इसके 20 क्वेश्चन करते हैं, कितने 20 ने 18 क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को 1500 क्वेश्चन चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश सारे मिक्स होकर 1500 क्वेश्चन है ना। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, इसका डेमो देख सकते हो, क्लास ये लेना है 1500 क्वेश्चन, तो आप इसके लिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, है ना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपके, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, ये लीजिए। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अरस्तु,
पुरंकिजे, वान मेल, लेमार्क तथा टेरेंस। अभी मैंने आपसे पूछा था कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क तथा टेरेंस ने। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान अभी बताएं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, केरोलस, लिनियस, ओस्वाल्ड डिपो या थियोफ्रिट्स? तो वनस्पति विज्ञान के जनक तो आपका थियोफ्रिट्स। अरस्तु कौन है फिर? जब अरस्तु अभी देख लेते हैं, अरस्तु कौन है, ये रहे यहाँ पे। अरस्तु हैं आपके जंतु विज्ञान के जनक, और वनस्पति विज्ञान थियोफ्रिट्स। ठीक है, ये रहा वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अभी बताया मैंने, जीव विज्ञान के जनक कौन है आपके? जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु भाई साहब। चिकित्सा शास्त्र के जनक अभी हाल अपन ने देखा, लेमार्क नहीं है, डार्विन नहीं है, मेंडल नहीं है, वो है आपके हिप्पोक्रेट्स। वेरी वेरी गुड आंसर, है ना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो अभी आपको मैंने थ्योरम बताया था कि लेमार्क ने समझाया था आपको जीव विज्ञान को सबसे पहले। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन ने किया था। वेरी वेरी गुड। ये कहाँ के थे, कौन सी पुस्तक में किया था? प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द फैमिलीज ऑफ क्वेरी नहीं, द लाइफ ऑफ अर्थ नहीं, द स्टोरी ऑफ द लिविंग नहीं, उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीच अभी बताया मैंने आज। ठीक है, अगला, योग्यतम की उत्तर जीविका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। तो आपने बता दिया होगा कि लेमार्क नहीं, हुंगो नहीं, पाश्चर नहीं, वो किया था डार्विन भाई साहब ने। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी है आपकी बाह्य आंतरिक में जीवन से संबंधित है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को आप क्या कहते हो? तो जीवधारियों, अच्छा, वायरोलॉजी किसे कहते हो? फिजियोलॉजी किसे कहते हो? टेक्सोनोलॉजी कहते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन। अब बायोलॉजी और फिजियोलॉजी भी बता देता हूँ, देख लें। बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, और फिजियोलॉजी ये रहा विभिन्न पादप जैविकाओं का अध्ययन। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोमिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती है। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? अभी देख लेते हैं। देखा था क्या? देखते हैं। सब्जियों की खेती फल सब्जी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर है फल सब्जियों एवं उद्यान पादपों का अध्ययन, सब हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर हैं क्या हॉर्टिकल्चर? यहाँ पर हैं हॉर्टिकल्चर। ओह माय गॉड, सब्जियों की खेती तो यही है। एक मिनट रुको, खेती नहीं, खेती नहीं, खेती। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी तो उद्यान, संवर्धन का अध्ययन खेती। यार इसका एक क्वेश्चन गलत तो नहीं है? शाखाएं हैं तो, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये आप मेरे को देख, सब्जियों की खेती, हाँ सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं है, उद्यान और वो है। ठीक है, सी वाला गलत है। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। वेरी गुड। डीएनए, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है आपका? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? सभी के लिए करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए था? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्यों होती है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने का सतत प्रयास करने के कारण। वो जिराफ बताया था ना अभी। डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछली, चिपकली, उभयचर या पक्षी। तो डार्विन फिंचेस का प्रयोग मैंने आपको बताया था पक्षियों के लिए किया जाता है। 17वां क्वेश्चन, हांगो डी ब्रीड ने किस सिद्धांत का प्रति जाति उद्भेदन का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हांगो डी ब्रिज ने। अब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी देख लेते हैं।
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है क्या इसमें? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये रहा आपका, उत्परिवर्तन का हंग और डी ब्रिज। उसके बाद आपके प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आया होगा इसमें, नहीं है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? ये मैंने आपको 17 क्वेश्चन करा दिए, ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का आपका यह थ्योरी की क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूँ। आपकी जो डेली क्लास होगी, ये जो थ्योरी वाली क्लास होगी, ये हो सकता है सुबह 6 बजे होगी। उसके बाद आपकी 9 बजे 6 बजे आपकी थ्योरी की क्लास होगी। उसके बाद आपकी 9 बजे फिजिक्स और बायोलॉजी और जूलॉजी की क्लास होगी। फिर आपकी डायरेक्ट 3 बजे होगी पीएनएसटी का ओल्ड पेपर। फिर आपकी 5 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की एमसीक्यूज होंगे। फिर रात को 9 बजे आपके फिजिक्स से एमसीक्यूज के, और हो सकता है तो 12 बजे आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथ समस्या है और जो जुड़ना चाहते हैं तो वह इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।